Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जी, मॉडल पेपर जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से इशू किया गया, और आज ये वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का जो रीजनिंग पोर्शन है, आज हम बच्चों उस पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, वो इतने इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया उसके पीछे उनको कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड चाहिए होता है, आपसे कोई साइंटिफिक वर्डिंग चाहिए होती है। आप उनका जवाब 2 पेज का क्यों ना लिख दें, अगर आपने वो स्पेसिफिक साइंटिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया तो आपको फिर उस पर सवाल के मार्क्स नहीं मिलते। तो इस वक्त स्क्रीन पर भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और स्क्रीन पर आपके सामने सवाल आ रहे होंगे। मैं इस वक्त रीजनिंग क्वेश्चन पर हूँ और पार्ट्स में हम पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, और ज़ूलॉजी भी, बॉटनी भी एमसीक्यूज़ के साथ हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत काम आए। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक्सेलेंस ऑनलाइन की टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम जिस भी टॉपिक की बहुत सारा डिमांड्स आ रही होंगी, हम उनके वीडियो लेक्चर्स भी इसी चैनल पर आपके सामने अपलोड कर रहे होंगे। और ना सिर्फ बायोलॉजी के, बल्कि आप अभी देखेंगे कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो एक्सेलेंस ऑनलाइन के साथ बने रहिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। पहला सवाल स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है, जो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, वो है व्हाई डज एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हम यहाँ पर इस सवाल को अगर समझते हैं तो हम कहते हैं कि सर, आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास वाटर है। आपके पास जैसे ही एक ऑयल का ड्रॉप उस पर गिरता है तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, वो उसकी सरफेस पर स्प्रेड आउट हुआ होता है। अब यहाँ पर जब तक आप स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको आंसर नहीं मिलने वाला। आप जितना उसकी फोर्सेस पर बात कर लें, कोहेसिव फोर्सेस हैं, एडासिव फोर्सेस हैं, उनको डिफाइन करना शुरू कर दें, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको यहाँ पर जो चीज़ मेंशन करनी होगी वो चीज़ मेंशन करनी होगी कि सर बेसिकली यहाँ पर टर्म यूज हो रहा है सरफेस टेंशन। सो ड्यू टू द लो सरफेस टेंशन आपके पास वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, ऑयल स्प्रेड हो रहा है जब वो वाटर सरफेस पर आएगा। तो अगर आपने ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया अपने पूरे आंसर में कहीं, लो सरफेस टेंशन, तो याद रहे कि आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप इसमें जितना कुछ भी लिख दें। चाहें तो आप इस तरह से अपनी रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं पेपर में, यानी 2 to 3 सेंटेंसेज में आपका आंसर हो और उसके बाद आपकी ये एक्सप्लेनेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है, एस्केलमिंथिस पसेस अ बॉडी कैविटी। जो एस्केलमिंथिस हैं फाइलम, इनकी बॉडी कैविटी मौजूद है, तो फिर हम इन्हें क्यों सूडोसीलोमेट कहते हैं? एक टर्म आप पढ़ते हैं सीलोमेट, जिनके पास बॉडी कैविटी होती है। एक टर्म आप पढ़ते हैं एसीलोमेट, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती। यहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं सीलोम, सूडोसीलोम। सूडो का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड सूडो है, इसका मतलब तो फॉल्स होता है। जैसे आपने एमियोबा में पढ़ा होगा सूडोपोडिया, आप कहते हैं फॉल्स फुट्स हैं, फॉल्स लेग्स हैं उसकी। यहां पर जब मैं आपको कहता हूं सूडो, तो इसका मतलब हो जाता है फॉल्स। तो अब सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है एस्केलमिंथिस में तो आपके पास कैविटी मौजूद है, फिर आप उसे फॉल्स कैविटी क्यों कहते हैं? अब हम जवाब ये देते हैं कि सर जो एस्केलमिंथिस है उसमें हमारे पास मीजोडर्म नहीं बनता। जब तक ये वर्ड हम मेंशन नहीं करेंगे, अगेन हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। मीजोडर्म नहीं बन रहा, जिसमें भी मीजोडर्म नहीं बनेगा, यानी एक्टोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया, मीजोडर्म अगर नहीं बना तो वो सूडोसीलोम कहलाएगा। अब अगर मैं इस टर्म से एक और टर्म के साथ आपको कनेक्ट कर दूं, तो आपने एक टर्म सुना होगा डिप्लोब्लास्टिक, एक टर्म सुना होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हम कहते हैं 2 सेल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक बनाऊं आपके सामने, तो डिप्लोब्लास्टिक में आप कहते हैं सर जो आउटर लेयर है उसको आप नाम देते हैं एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर उसको आप नाम देते हैं एंडोडर्म। तो फिर बीच में क्या होता है? आप कहते हैं सर बीच में मौजूद होता है मीजोग्लिया। तो जो मीजोग्लिया आपके पास सेंटर में बन रहा है, ये मीजोडर्म नहीं है, ये मीजोग्लिया है। इसी की वजह से आप उसे नाम दे रहे होते हैं सूडोसीलोमेट का। तो ये तमाम वर्ड्स आपको इसमें लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इन्फ्लेमेशन नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू द बॉडी?
देखो सवाल से आपको ये बात समझ में आती है कि सर इन्फ्लामेशन बेनिफिशियल भी होता है। कब बेनिफिशियल होता है? सर हम इम्यूनिटी चैप्टर में पढ़ते हैं कि हमारे अपने इम्यून रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन होती है, यानी इन्फ्लामेशन हम खुद कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी के लिए फ्रूटफुल होता है। नॉट ऑलवेज, यानी हर बार क्यों नहीं है, तो उसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इन्फ्लामेशन से जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें आता है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इट विल डैमेज टू द टिश्यू। ये किसी भी टिश्यू को डैमेज कर सकता है, और इट मे कॉज सेल डेथ। तो इन्फ्लामेशन किसी पर्टिकुलर टिश्यू को डैमेज कर रहा होगा, इन्फ्लामेशन किसी सेल को भी डैमेज कर सकता है। तो आप कहते हैं नॉट ऑलवेज इज बेनिफिशियल फॉर अस, यानी इससे हरगिज ये मतलब हम ये नहीं ले रहे कि इन्फ्लामेशन अच्छी चीज नहीं है। इन्फ्लामेशन तो हमारा अपना रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी खुद करना चाहती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले मैं आपको क्लोज और ओपन समझा दूं, फिर इस सवाल का जवाब दूंगा। जब ब्लड बॉडी में डायरेक्ट फ्लो करता है तो आप उसे नाम देते हैं ओपन टाइप, और जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लोट करता है तो आप उसे नाम देते हैं क्लोज टाइप। यानी आर्थ्रोपोड्स में आपके पास उनकी स्किन के बिल्कुल नीचे ब्लड होता है, ये ओपन टाइप है। लेकिन आपने ये अक्सर देखा होगा, जो अगर आपने कभी अम्मी को, बहन को, भाभी को घर में खाना बनाते हुए देखा, या आपने कभी काम किया, तो आप ये नोट करते हैं कि कभी कभार हल्का सा चाकू या ये पेपर से आपका हाथ कटता है। आप इतना हाथ कट जाता है कि आप उसको चाहे खोलें तो आपको उसमें ओपन होती हुई आपकी स्किन दिख रही होती है, गोश्त का टुकड़ा नजर आता है अंदर, लेकिन खून नहीं निकलता। इसलिए खून नहीं निकलता क्योंकि आपके पास ब्लड वेसल के अंदर ब्लड मौजूद है। जब तक ब्लड वेसल कट नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं आएगा। ये है क्लोज टाइप। अब सवाल क्या पूछा है उसने, वाई क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट। देखें जितना ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा तो उतनी आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब हमारे पास कितनी ब्लड वेसल्स हैं? हम कहते हैं 3 ब्लड वेसल्स हैं। इसमें आर्टरीज हैं, इसमें वेन्स हैं, इसमें कैपिलरीज हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे अलग है, डीऑक्सीजनेटेड पाथवे का ब्लड का पाथवे अलग है। कैपिलरीज में मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल हो रही है, तो कितना ऑर्गेनाइज हो रहा है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ रही है वो ये आती है कि सर अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्लोज टाइप सिस्टम है तो क्लोज टाइप सिस्टम में ब्लड अलग होगा और लिम्फ अलग होगा, लेकिन अगर वो क्लोज टाइप नहीं है, ओपन टाइप है, तो ब्लड और लिम्फ तो मिक्स हो जाएगा, जिसको आप नाम दिया करते हैं हेमो लिम्फ का। ये बात आपको समझ में आती है? अच्छा, मैं चाहूंगा कि इतनी हम डेप्थ में एक टॉपिक को समझ लें कि इसमें से अगर कोई एमसीक्यू भी निकल आए पेपर का ना, तो हम सॉल्व कर सकें। हम कहते हैं कॉकरोच में ब्लड व्हाइट होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। क्या मौजूद है? हीमोलिम्फ मौजूद है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फिर सवाल है, व्हाई डज गैस्ट्रिक एसिड डू नॉट डैमेज द स्टमक लाइनिंग। अब स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर स्टमक में हमारे पास HCl मौजूद है। ये HCl उतना ही डेंजरस है जितना लैब में है। तो सर लैब में तो बहुत एहतियात के साथ यूज करते हैं हम इस HCl को, अगर स्किन पर गिरा तो नुकसान पहुंचाएगा। यही HCl अगर स्टमक के अंदर मौजूद है तो नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? सर हम अपनी टेक्स्ट बुक को जब पढ़ते हैं चैप्टर न्यूट्रिशन में, तो वो हमें बताता है कि स्टमक सेल्स की जो लेयर्स हैं उसमें 5 लेयर्स हैं। उसमें एक लेयर आपके पास म्यूकोसा है। वो म्यूकोसा लेयर जो है, वो म्यूकोसा लेयर एक हार्ड लेयर है जो सेव करती है स्टमक की लाइनिंग्स को। यानी HCl डायरेक्टली आपके स्टमक को अटैक नहीं कर रहा, वो उस प्रोटेक्टिव कवर पर लग रहा है, और जब वो उस प्रोटेक्टिव कवर पर लगता है तो स्टमक तो डैमेज नहीं हो रहा आपका, ये उसको बचा रहा था। इस सवाल का जवाब तो यहां मुकम्मल हुआ। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, बात को समझाऊं, तो अगर बहुत लंबे वक्त तक आपने खाना नहीं खाया, लंबे वक्त से मुराद ये नहीं था कि आज एक दिन खाना नहीं खाया, आपकी रूटीन है कि आप दिन में प्रॉपर खाना नहीं खाते, तो अब एक वक्त आता है कि आपकी जो म्यूकस लेयर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और इस म्यूकस लेयर के डैमेज होने की वजह से HCl डायरेक्टली अटैक करता है स्टमक पर, और उस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम नाम दिया करते हैं पेप्टिक अल्सर। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होता है, और अल्सर सिर्फ स्टमक में नहीं होता, ये भी बात याद रखिएगा। जब आप पेप्टिक अल्सर पढ़ते हैं या सिर्फ अल्सर को डिफाइन करते हैं तो अल्सर का मतलब वाउंड होता है, जख्म बनना। ये जख्म बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि ये स्टमक में हो रहा होता है तो आप इसे नाम देते हैं पेप्टिक अल्सर। और इस पेप्टिक अल्सर की 2 वजूहात होती हैं, 2 कॉजेज होते हैं। एक कॉज तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर HCl, दूसरी कॉज क्या होती है स्टूडेंट्स? एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है H. पाइलोराई।
इस H पाइलोराई की वजह से ये हो रहा होता है। फिर स्टूडेंट हमारे पास अगला सवाल है यहाँ पर मॉडल पेपर में, हाउ डज पीएच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। जब आप फैक्टर पढ़ते हैं तो आपने इस तरह फैक्टर पढ़े, एक चीज़ बढ़ेगी तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। पीएच में ऐसा नहीं है, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिमम। अब जब तक आप ऑप्टिमम नहीं लिखेंगे इसके जवाब में मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है जितना चाहिए। तो जितनी पीएच चाहिए, अगर वो पीएच मिलेगी तो एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। अगर पीएच इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी तो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। एज एन एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हमारा स्टमक है, ये स्टमक बेसिकली हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक पीएच रखता है, तो एसिडिक पीएच रखता है। तो अगर एसिडिक पीएच होगी तो पेप्सिन काम करेगा। इसी तरह हम कहते हैं जो इंटेस्टाइन है वो अल्कलाइन पीएच रखती है, अगर अल्कलाइन पीएच होगी तो वो काम करेगा। यानी अगर अल्कलाइन पीएच नहीं है तो आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। अगर एसिडिक पीएच नहीं है तो आपके स्टमक के एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। सो जब भी आपको डिजायर्ड पीएच की जरूरत होगी आप कहेंगे सर ऑप्टिमम पीएच इज रिक्वायर्ड। देन क्वेश्चन है, व्हाई डू फैट्स यील्ड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स में हम कहते हैं ना 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर याद करें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में एक डिफरेंस आपको पता लगता है कि सर कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतने ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैट्स आप कहते हैं ऑक्सीजन कम हो जाता है, हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है। और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। इन जनरल हम कहते हैं कि अगर आपके पास 1 एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट में तो 4 एनर्जी मौजूद है फैट्स में, उसकी 4 टाइम्स है। ये वर्ड भी आपको यहां पर मेंशन करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाई डज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग। सांस लेना, हर सेल की अपनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पर मैं एक दिन में 3 घंटे काम करता हूं और 3 घंटे काम करने के लिए मुझे 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की जरूरत है। मैंने 3 घंटे में डबल काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरी एक्टिविटी थी एक बार उठ के बैठना, तो मैं 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले रहा था। अब मेरी एक्टिविटी हो गई 2 बार उठ के बैठना। तो चूंकि मेरी एक्टिविटी बढ़ गई है तो मेरे सेल्स को और एनर्जी की जरूरत होगी और एटीपी चाहिए होगा। और एटीपी कैसे मिलेगा? और एटीपी मिलेगा जब ऑक्सीजन मैं ज्यादा लूंगा। तो जब मैं भागता हूं, जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मेरी बॉडी की डिमांड बढ़ती है, मेरी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चली जाएगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है जो मसल फैटीग करता है। और उसको ख़त्म करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है उस ऑक्सीजन को नाम देते हैं ऑक्सीजन डेप्थ, इसीलिए उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो अक्सर आपने नोट किया है कि जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, पैरों में दर्द होता है, हम थोड़ा आराम करते हैं। जब आराम कर रहे होते हैं तो हम इस ऑक्सीजन डेप्थ की मदद से उस लैक्टिक एसिड को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा मसल्स आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगी और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस थे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी चीज़ों को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ये वीडियो लेक्चर आप अपने उन फ्रेंड्स तक भेज दीजिएगा जो क्लास फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।